Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of environment ecology and biodiversity, we will discuss about community and interaction और उसके साथ ही साथ पारिवारिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। बिना समय गवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक चक्रण, सजीवों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में लगभग 30 से 40 तत्व आवश्यक होते हैं। ये तत्व ही पौधों और जंतुओं के कोशाजीव द्रव्य के मुख्य निर्माणकारी घटक हैं। जीवों के पोषण के लिए अनिवार्य पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पहला, वृहद पोषक तत्व। इसमें ऐसे तत्व शामिल होते हैं जिनकी प्राणियों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो पोषण के लिए अनिवार्य हैं, परंतु प्राणियों को उनकी आवश्यकता अत्यल्प मात्रा में होती है। वृहद पोषक तत्व में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, बोरान, सोडियम, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों वर्गों के तत्वों का जीवमंडल में चक्रण होता रहता है। इसके साथ ही कुछ विषैले हानिकारक तत्वों का भी चक्रण होता है। यदि इन विषैले तत्वों की मात्रा प्राणियों की सहन शक्ति या त्यागने की क्षमता से अधिक हो जाती है तो ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कहा जाता है। पौधों की हरी पत्तियाँ नीली और लाल किरणों को सोखती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैव पदार्थ के संभाव्य ऊर्जा के रूप में बहुत उपयोगी हो जाती है। ऊर्जा ही किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों में पदार्थों के विनिमय या चक्रण की प्रेरक है। पारितंत्र के विभिन्न जैविक संगठनों में पोषक तत्वों के संचरण का प्रमुख चालक बल ऊर्जा का प्रवाह होता है। पोषक तत्व ऊर्जा प्रवाह से चालित होकर जैव भू रासायनिक चक्रों द्वारा जैव समुदायों के विभिन्न संगठनों में गमन करते हैं। ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रण में प्राथमिक उत्पादक और अपघटकों की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में प्रवेश द्वार पर प्राथमिक उत्पादक है और निकास द्वार पर अपघटक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल जीवमंडल के जैविक और अजैविक तत्वों या पदार्थों को पोषक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये पदार्थ विभिन्न जीवों के शरीर और ऊतकों के निर्माण और संवर्धन में सहायता करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन तत्व जीवों की कोशिकाओं की संरचना का निर्माण करते हैं और जीवों में चर्बी और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख घटक होते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण या संश्लेषण में सहायक होता है। फास्फोरस जीवों में न्यूक्लिक अम्ल और कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है तथा जीवों की विभिन्न कोशिकाओं से ऊर्जा के स्थानांतरण और गमन में सहायक होता है। गंधक जीवों में एमिनो एसिड बनाता है। ये एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम जीवों की कोशिकाओं की दीवारों को दृढ़ बनाता है और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। पारितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनर्चक्रित होते रहते हैं। जैविक और अजैविक तत्वों का संचरण जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल में कई बंद तंत्री चक्र द्वारा होता है। एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता
कुपोषण चक्र या जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। पारितंत्र में अवयवों तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। प्रायः सभी प्राणियों के लिए आवश्यक 17 तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भंडार वायुमंडल है। अन्य मिट्टी या चट्टान से प्राप्त होते हैं। इनमें से सिर्फ 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राणियों को सतह वायुमंडल से मुक्त रूप से सुलभ होते हैं। अन्य तत्व जटिल चक्रण के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का विभिन्न पोषण स्तरों पर आदान प्रदान जल के माध्यम से होता है। किस चक्र के माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है और पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र के द्वारा। गैसीय चक्र सदैव परिपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें ऋणात्मकता पुनर्निवेश नियंत्रण होता है, जबकि अवसादी चक्र अपरिपूर्ण क्योंकि ये स्थानीय कारकों से बिगड़ जाते हैं। अवसादी चक्र प्रायः खनिजों से संबंधित होते हैं जिनका भंडार मिट्टी में रहता है, जैसे सल्फर चक्र या फास्फोरस चक्र। नाउ कार्बन साइकिल। कार्बन सभी जीवों के लिए नितांत आवश्यक तत्व है क्योंकि कोई भी जीव बिना कार्बन के नहीं होता है। कार्बन का मुख्य भंडार वायुमंडल है। वायुमंडल से पौधों द्वारा कार्बन का सीधा अवशोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन पौधों में प्रवेश करता है वह कार्बन पदार्थ भोजन श्रृंखला के माध्यम से पौधों से उनके उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों के शरीर में पहुंच जाता है। इसका भी कुछ भाग इन प्राणियों के श्वसन से वायुमंडल में वापस चला जाता है, जबकि शेष भाग इनके मलमूत्र अथवा सूक्ष्म जीवों के रूप में बाहर निकलकर और विघटित होकर मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार मिट्टी में कार्बन का एक गौण भंडार बन जाता है। इस भंडार में कार्बन की सर्वाधिक आपूर्ति पेड़ों की पत्तियों और अवशिष्ट पदार्थों से होती है। पौधों में शोषित कार्बन का लगभग आधा सूखी पत्तियों के गिरने एवं उनके सड़ने गलने से मिट्टी में प्रवेश करता है। विषुवतीय सदाबहार वनों में सतह पर पड़ी पत्तियों के सड़ने से प्रतिवर्ष 911 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कार्बन की मिट्टी में आपूर्ति होती है, जबकि 148 किग्रा पर हेक्टेयर कार्बन की मिट्टी में आपूर्ति पौधों की जड़ों से होता है। जीवों और वनस्पतियों के मृत शरीर में कार्बन की अधिकांश मात्रा पाई जाती है। अपघटक इनके मृत कार्बनिक शरीरों का अपघटन करके कार्बन को पुनः भौतिक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त कर देते हैं। कार्बन का जैविक भंडारण होता है पौधों द्वारा और जलीय पौधे कार्बोनेट से प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं क्योंकि उन्हें वायु की कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं होती। समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। कार्बन का यही भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का नियमन करता है। कार्बन चक्र के अपूर्ण होने पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तत्व संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाइड्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल। जल चक्र का तात्पर्य है समुद्र, वायुमंडल, स्थलमंडल और प्राणियों के मध्य जल का परिभ्रमण। जल समुद्र के वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। वर्षा के रूप में यह जल पृथ्वी तल पर आता है और नदियों अथवा भूमिगत प्रवाह से पुनः समुद्र में पहुंचता है। परंतु इस चक्र के अंतर्गत कई लघु चक्र भी चलते रहते हैं। वर्षा के रूप में पृथ्वी तल पर आने वाले जल का कुछ भाग जो झीलों तालाबों में अटका रहता है, वाष्पीकरण द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। जल का जो भाग पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होता रहता है, उसका भी लगभग 80% भाग पौधों से उत्सर्जन द्वारा पुनः वायुमंडल में वाष्प बनकर पहुंचता है। समुद्र में लहरों, ज्वार और धाराओं के माध्यम से जल का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार का प्रवाह समुद्री जीवों के लिए पोषक पदार्थों की उपलब्धता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जलाशयों से जल का वाष्पीकरण और इसमें जुड़ता है वनस्पतियों व मृदा से वाष्पीकरण, तो मिलता है संघनन, फिर बादल का निर्माण, फिर वर्षा,
फिर जल का बहकर जलाशयों में पहुंचना। अगला बिंदु है ऑक्सीजन साइकिल। अधिकतर प्राणियों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। इनकी मुख्य भूमिका हाइड्रोजन ग्राहक की होती है। सामान्यतः वायुमंडल में ऑक्सीजन सदैव उपलब्ध रहता है, परंतु बढ़ती ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा घटती जाती है। इसलिए ऊंचे पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। ऑक्सीजन जल में घुल जाता है। जलाशयों की सतह पर तापमान बढ़ने से जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन के स्रोत में स्वच्छ व समुद्री जल में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, मृदा में कार्बोनेट्स, नाइट्रोजन, सल्फेट्स और फास्फेट के रूप में, वायुमंडल के ऊपर ओजोन के रूप में। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जल का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण से मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन को ग्लूकोज निर्माण में लगा देते हैं। अपघटक जीवों के मृत शरीर का अपघटन करके उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त कर देते हैं। ऑक्सीजन चक्र कार्बन चक्र और हाइड्रोजन चक्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में और जल के निर्माण में भी भाग लेता है। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन सजीवों के लिए एक आवश्यक तत्व है। यह जीवों में पर्णहरिम, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि बनाने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत वायुमंडल है, जहाँ पर 78% लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है। यद्यपि नाइट्रोजन वायुमंडल में अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पादप और जंतु इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। कुछ नाइट्रोजन स्थिति कारक जीवाणु जैसे राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एनाबिना आदि कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग कर सकते हैं। मृदा को नाइट्रोजन की प्राप्ति वर्षा, बिजली गिरने और जीवाणुओं से होती है। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। जंतु पौधे के नाइट्रोजन का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। मृत पादपों और जंतुओं के अपघटन से मुक्त नाइट्रोजन पुनः वातावरण में चली जाती है। अमोनिफिकेशन, इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण अमोनिया में हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया के नाइट्रेट और नाइट्राइट में रूपांतरण की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रोमोनास जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। इसके बाद नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। कम नमी वाली मृदा में वायु की कमी के कारण नाइट्रीकरण की दर घट जाती है। अमोनिया, फिर नाइट्रोमोनास जीवाणु, फिर नाइट्रेट, फिर नाइट्रोबैक्टर जीवाणु, फिर नाइट्राइट। विनाइट्रीकरण, डिनाइट्रिफिकेशन, यह नाइट्रीकरण के विपरीत प्रक्रिया है। इसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट का रूपांतरण नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट में होता है। विनाइट्रीकारक जीवाणु नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड का रूपांतरण नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रेट में होता है। नाइट्रोजन चक्र के असंतुलित हो जाने पर सुपोषण, शैवाल प्रस्फुटन, अम्ल वर्षा आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा फास्फोरस साइकिल। कॉम्प्ट एरिया पर नित्य निरंतर पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे। कॉम्प्ट एरिया लेक्चर्स का बराबर अवलोकन करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्प्ट एरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वैक्सीनेशन जरूर से कराएं और एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। प्रकृति में ऑक्सीजन की कमी हमने देखी है, तो एक वृक्ष जरूर लगाने का संकल्प लें। प्रकृति को हरा भरा और ऑक्सीजन से युक्त करें। ऑक्सीजन युक्त प्रकृति हो और किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त हो। कॉम्प्ट एरिया लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।